प्रिय छात्रों, चैप्टर 2 में हमने पिछले वीडियो में आपको लघु बीजाणु जनन से पहले तक क्लियर कर दिया था। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ जाएगा। आज हम शुरू करेंगे लघु बीजाणु जनन, जिसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जब हम किसी परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काटते हैं तो उसमें हमें 4 लघु बीजाणुधारियाँ दिखाई देती हैं। 4 लघु बीजाणुधारियाँ दिखाई देती हैं, जिसमें बीज एकदम केंद्र में द्विगुणित कोशिकाओं का एक समूह होता है। इसे हम कहते हैं प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। बीजाणु जन कोशिका बहुत कोशिका अर्थात प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। ठीक है, और इसके बाहर 4 परतें होती हैं। सबसे बाहरी परत को कहते हैं अधिचर्म या बाह्य त्वचा। अधिचर्म या बाह्य त्वचा। दूसरी परत का नाम है अंतस्थिसियम। अंतस्थिसियम या एंडोडर्मिस। अंतस्थिसियम या एंडोथीसियम। पहली परत अधिचर्म, दूसरी परत अंतस्थिसियम और तीसरी परत जो है वो कहलाती है मध्य परत, जो 1 से लेकर 3 कोशिका स्तर का होता है। 1 कोशिका स्तर हो गया, 2 कोशिका स्तर हो गया, ठीक है, और 3 कोशिका। इन 3 परतों से मिलकर बनी हुई परत को कहते हैं मध्य परत। ये मध्य परत की कोशिकाएं अल्पकालिक होती हैं। 1 से लेकर 3 कोशिकीय परत। 3 कोशिकीय परत, जबकि अधिचर्म केवल 1 कोशिकीय परत है। 1 कोशिकीय परत। अंतस्थिसियम भी 1 कोशिकीय परत। 1 कोशिकीय परत और तीसरी परत जो है वो मध्य परत और तीसरी परत। ये अल्पकालिक होती है, अर्थात बहुत कम समय तक जीवित रहती है, जो कुछ समय बाद ह्रासित या नष्ट हो जाता है। डिजनरेट। अंतस्थिसियम की कोशिकाओं हमने बताया था अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं। अंतस्थिसियम में अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं, जो आर्द्रता ग्राही होती है, अर्थात नमी को ग्रहण करती है। लेकिन शुष्क अवस्था में जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो शुष्क अवस्था में इन अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियों में खिंचाव उत्पन्न होता है। खिंचाव उत्पन्न होने से इन पर दबाव पड़ता है और परागकोश यहाँ से फट जाता है और इसके अंदर बनने वाले परागकण मुक्त हो जाते हैं। तो पहली परत हो गया अधिचर्म, दूसरी परत अंतस्थिसियम, तीसरी परत मध्य परत। चौथी परत का नाम है टैपिटम। टैपिटम को हिंदी में कोष ऊतक कहते हैं। टैपिटम या कोष ऊतक, पोषण प्रदान करने वाले ऊतक, क्योंकि ये विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करते हैं। हमने सुना था इसके 2 प्रकार होते हैं। पहले का नाम है अमीबीय या पेरिप्लाज्मोडियल और दूसरे का नाम है स्रावी
या इसको ग्रंथिल भी कहते हैं। दो प्रकार के टेंट्रम होते हैं। स्रावी या ग्रंथिल वाला अधिकांश एंजियोस्पर्मिक पौधों में पाया जाता है, ये बहुत कम में पाया जाता है। इसके अंदर अब 4 परत हो गए। इन 4 परतों के अंदर जो है एक ग्रुप कोशिका होता है, इसे प्राथमिक बीजाणु जन्म कोशिका या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स कहते हैं, जो विकसित होकर किस में बदल जाते हैं बता दो? परागकण मातृ कोशिका, पराग मातृ कोशिकाएं इनमें परिवर्तित हो जाती है परागमंत्र में, या इनको लघु बीजाणु मातृ कोशिका भी कहते हैं। लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं भी कहते हैं। ये लगभग सारे द्विगुणित होते हैं। अधिचरण 2n द्विगुणित, अंतस्थिशियम 2n, मध्य परत वाली 2n और कैपिटल वाली 2n तो होती है, लेकिन कभी कभी ये बहुगुणित और बहुकेंद्रीय भी हो जाती है। और उसी प्रकार ये जो कोशिकाएं हैं प्राथमिक बीजाणु कोशिकाएं जो विकसित होकर पराग मातृ कोशिका या लघु बीजाणु मातृ कोशिका में बदल जाती हैं, ये भी 2n होती है। आज हम यहीं से शुरू करेंगे कि इन पराग मातृ कोशिका या लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणु के बनने की जो प्रक्रिया है उसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं। एक बार मैं फिर से लिख कर रहा हूँ, पराग मातृ कोशिका या लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से लघु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं बता दूं लघु जनन कैसे होता है। प्रत्येक पराग मातृ कोशिका, प्रत्येक पराग मातृ कोशिका या लघु बीजाणु मातृ कोशिका द्विगुणित होती है, 2n होती है, 2n होती है। और परिपक्व होने पर अब यह सीधे सीधे अर्धसूत्री विभाजन करती है। अर्धसूत्री विभाजन, जिसको मियोसिस डिवीजन भी कहते हैं। मियोसिस डिवीजन आपको पता होगा कि अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है। अर्थात पहले चरण में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है और एक मातृ कोशिका से 2 अगुणित n और n कोशिकाएं बनती हैं। दूसरे चरण में इनमें भी एक बार विभाजन होता है, इससे भी 2 और इससे भी 2 कोशिकाएं बनती हैं। इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन के पहले और दूसरे चरण के कंप्लीट होने पर एक पराग मातृ कोशिका से 4 अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जिन्हें माइक्रोस्पोर कहते हैं। माइक्रोस्पोर कहते हैं। तो इसी यही परिभाषा है कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण होना ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। अब 1 से 4 बनेंगे तो 10 होंगे तो 40 बनेंगे, 20 होंगे तो 80 बनेंगे और 25 होंगे तो 100 बनेंगे, क्योंकि 1 से 4 बनना है। अब प्रश्न ये होता है कि ये 4 तो बन गए, परंतु ये चारों अभी भी संयुक्त रहते हैं, अर्थात ये निश्चित चतुष्क में चारों अभी चिपके होते हैं। चतुष्क कहते हैं उसको, टेट्राड या चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। और ये चतुष्क जो है पूरे आवृत्तिबीजी पादपों में 5 प्रकार के हो सकते हैं। मैं इसको बता रहा हूँ, भी ध्यान दीजिए। टेट्राड या चतुष्क के प्रकार, नंबर 1 समचतुष्फलकीय, समचतुष्फलकीय यानी कि टेट्राहेड्रल। दूसरा समद्विपार्श्व, जिसे कहते हैं आइसोबाइलेटरल। पहला समचतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल, दूसरा समद्विपार्श्व या आइसोबाइलेटरल,
तीसरा क्रॉसित, क्रॉसित या डिकॉसेट, डिकॉसेट। चौथा टी शेप, टी आकार, टी शेप गया टी आकार। और पांचवा है वो है रेखीय, रेखिक या रेखीय, लीनियर। एक लाइन में, तो लाइन में होते हैं तो लीनियर कहते हैं। अब ये चतुष्क किस प्रकार होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो मैं एक एक को समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। पहला समचतुष्क, एक पदार्थ मात्र कोशिका से चार बनते हैं। तो इस प्रकार के व्यवस्था में चारों परागकण या जिनको अभी लघु बीजाणु कहते हैं, वे इस ढंग से व्यवस्थित रहते हैं। अर्थात एक लघु बीजाणु, दूसरा और तीसरा एक तल से हमें केवल 3 दिखा देते हैं, जबकि होते ये 4 है। इसका मतलब चौथा जो है इसके बैक साइड में, पीछे साइड में। उधर से भी देखेंगे तो हमें 3 दिखाई देंगे, इधर से भी हमें 3 दिखाई देंगे, जबकि हकीकत में ये 4 है। 1 2 3 और चौथा पीछे की साइड। इस प्रकार की व्यवस्था अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में ऐसा होता है। द्विबीजपत्री पादपों में लघु बीजाणु चतुष्क में सब चतुष्फल की व्यवस्था में रहते हैं। दूसरा है समद्विपार्श्व या आइसोबाइलेटरल। इस प्रकार की व्यवस्था में चारों लघु बीजाणु एक ही तल में इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि वो एक ही छोर से दिखाई देते हैं। ये 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 चारों एक ही तल से दिखाई देंगे। ये अधिकांश एक बीजपत्री पादपों में होते हैं, एक बीजपत्री पादपों। अब ठीक है, मोस्टली ये 2 प्रकार ही मुख्य है। हाँ, रेयरली या कभी कभी ये 3 प्रकार होते हैं जिनकी संख्या बहुत कम है। अब आ जाओ तीसरा क्रॉसित। क्रॉसित प्रकार के व्यवस्था में जो 4 लघु बीजाणु होते हैं उसमें से वे एक दूसरे से लंबवत, जैसे उदाहरण दो, ये ऊपर के 2 इसमें क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बन रहा है। परपेंडिकुलर लंबवत रूप से होते हैं, जबकि नीचे वाले में केवल एक ही दिखाई देता है। 1 2 और 3, ये भी 4 है, लेकिन हमें एक ओर से दिखा, एक तल से, एक व्यू से हमें केवल 3। ऊपर वाले में 2 लंबवत हैं और नीचे वाले में अनुप्रस्थ है। ठीक है, जबकि ये जो आपका पृष्ठ दृश्य है, डॉर्सल व्यू है, तो इसको अगर हम उल्टा कर दें, ऐसे है इसको उल्टा कर दें तो हमें दिखाई देगा। अब ऊपर वाले तल में हमें केवल एक ही दिखाई देगा, जबकि हकीकत में 2 है ये, लेकिन यहाँ एक दिखाई देगा, और नीचे वाले एक 2 दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि 2 लघु बीजाणु आपस में क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, और तीसरा उनके अनुप्रस्थ में, और ये 2 लंबवत और ये अनुप्रस्थ है। इस प्रकार की व्यवस्था को क्रॉसित या डिकॉसेट कहते हैं। और ये आपको दिखा हुआ मैग्नोलिया, मैग्नोलिया में ऐसा होता है। पहला हो गया समचतुष्फलकीय, दूसरा हो गया समद्विपार्श्व और तीसरा हो गया क्रॉसित। ठीक है, अब आपको टी शेप, जैसा कि इसका नाम बताता है, टी शेप कैसा होता है, इसमें नीचे वाले 2 जो है एक दूसरे के अनुप्रस्थ होते हैं। एक लघु बीजाणु और दूसरा लघु बीजाणु, ये अनुप्रस्थ रूप में व्यवस्थित होते हैं, जबकि ऊपर के 2 लघु बीजाणु एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ऐसे जो लगभग टी की आकृति बनाते हैं, टी की आकृति बनाते हैं। इसमें 1 और 2 एक दूसरे के अनुप्रस्थ है, और ये 2 है एक दूसरे के लंबवत, इसलिए ये टी शेप कहलाता है। ठीक है, और ये आपका एरिस्टोलोकिया, एरिस्टोलोकिया जिसको सामान्य भाषा में लोकाट कहते हैं, लोकाट कहते हैं। इसके फलदार पौधा होता है, पर्वतीय से। अब आओ रेखी वाला, अंतिम जो रेखी वाला है, इसमें इसके नाम से स्पष्ट है कि सभी लघु बीजाणु एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं। अर्थात एक लघु बीजाणु
उसके ऊपर दूसरा लघु बीजाणु अनुप्रस्थ, उसके ऊपर तीसरा लघु बीजाणु, एक लघु बीजाणु, दूसरा लघु बीजाणु, तीसरा लघु बीजाणु और चौथा लघु बीजाणु। चारों लघु बीजाणु एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं। इसको रेखिक या लीनियर अर्थात एक लाइन में व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार से लघु बीजाणु जनन की क्रिया में जब एक पराग मात्र कोशिका या एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो द्विगुणित होती है अर्धसूत्र विभाजन के फलस्वरूप जब चार चार लघु बीजाणु का निर्माण करती हैं वे चतुष्क में रहते हैं। कब? तब तक परागकोश के स्फुटन से पहले तक, ठीक है। उनकी व्यवस्था इस प्रकार है, वो समचतुष्क हो सकते हैं जो अधिकांश जो 20% पादपों में होता है, वे समद्विपार्श हो सकते हैं जो अधिकांश 20% पादपों में होता है, और अपवाद समूह 3 प्रकार के हैं। पहला क्रॉसिस जिसमें एक तल ऊपर वाले में 2 दिखते हैं तो नीचे वाले में 1, और उल्टा करने पर ऊपर वाले में 1 और नीचे वाले में 2, अर्थात ये 2 लंबवत, ये अनुप्रस्थ, ये 2 लंबवत और ये अनुप्रस्थ। और तीसरे वाले में है, चौथे वाले में टी शेप, ऊपर के 2 एक दूसरे के लंबवत होते हैं जबकि नीचे के 2 अनुप्रस्थ में होते हैं। रेखिक वाले में चारों लघु बीजाणु एक सीधी रेखा में होते हैं। अब ये है परागकोश के स्फुटन से पूर्व। अब प्रश्न यहाँ पे ये होता है कि हम बार बार लघु बीजाणु और परागकण शब्द का यूज कर रहे हैं, तो कई बच्चों में कंफ्यूजन हो जाता है कि लघु बीजाणु क्या है और परागकण क्या है। हकीकत में लघु बीजाणु ही परागकण है, लेकिन जब तक वे चतुष्क में आपस में जुड़े हुए हैं तब तक उनको लघु बीजाणु कहते हैं। और इनमें जो उनकी भित्ति होती है, ये भित्ति है, यह भित्ति एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जिसका नाम कैलोज है, कैलोज नामक कार्बोहाइड्रेट से आपस में जुड़े रहते हैं। जैसा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, उसी प्रकार कैलोज, यानी सभी चारों लघु बीजाणु कैलोज नाम की भित्ति से आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। और इसके स्फुटन के अलग अलग होने के दौरान एक एंजाइम कैलेज एंजाइम से यह कैलोज, ये एंजाइम है, कैलोज एंजाइम, कैलेज एंजाइम कैलोज नाम के कार्बोहाइड्रेट को गला देता है, तो ये चारों लघु बीजाणु अलग अलग हो जाते हैं। जैसे एक अलग हो गया, ये दूसरा अलग हो गया, तीसरा अलग हो गया और चौथा उस साइड अलग हो गया। जब तक वो चतुष्क थे लघु बीजाणु कहलाते हैं, कैलोज नाम की भित्ति से जुड़े रहते हैं। कैलेज नाम एंजाइम द्वारा इनका विघटन, भित्ति का विघटन करने पर ये अलग हो जाते हैं। तो शुरू में ये रैंडम यानी कि अनियमित आकार के होते हैं, अनियमित आकार के होते हैं, लेकिन जैसे ये चतुष्क से अलग हो जाते हैं ये बड़े भी हो जाते हैं और गोलाकार हो जाते हैं। 1, 2, 3 और 4। अब इनको लघु बीजाणु में परागकण कहते हैं। तो इसका मतलब है जब तक वो चतुष्क में थे तो लघु बीजाणु, चतुष्क से अलग होकर अपना आकार बदल दिया और अपना साइज भी बड़ा कर दिया, तो अब वो परागकण कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ अपवाद वाली घटना का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ पादपों में ये जो परागकोश की अनुप्रस्थ काट है, ये पानी के सभी परागकण, एक पानी है तो इसके सभी परागकण और इसके सभी परागकण आपस में जुड़ जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं, और इसके परागकण और इसके परागकण आपस में जुड़ जाते हैं और एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं, उसे तो परागपिंड कहते हैं। जैसे आपने कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा एक खरपतवार है और दूसरा है आर्किड्स। आर्क और आर्किड्स में एक पानी के सभी परागकण आपस में संयुक्त हो जाते हैं, इस पानी की शोध और एक विशेष संरचना का निर्माण करते हैं।
ये इस पाली के सभी परागण, यहाँ के भी और यहाँ के भी सभी परागण आपस में संयुक्त ही रहते हैं। यानी परागकोश के स्फुटन के समय आमतौर पर ये परागण जो है संयुक्त एक पिंड का निर्माण करते हैं। ये मैंने क्या कहा कि आमतौर पर ये जो चतुष्क इसके अंदर है, परागकोश का जब स्फुटन होता है, परागकण मुक्त होते हैं, तो ये परागकण चतुष्क अलग अलग हो जाते हैं और अपना रूप धारण कर लेते हैं और फिर मुक्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ पौधों में परागकोश के स्फुटन के बाद भी, परागकोश के स्फुटन के बाद परागकोश फट गया है, डेसेंस हो गया उसका, तो एक पाली के सभी परागकण आपस में संयुक्त, दूसरी पाली के सभी परागकण भी आपस में संयुक्त है। इन्हें परागपिंड कहते हैं, परागपिंड कहते हैं, अर्थात अंग्रेजी में कहते हैं पोलिनियम, परागपिंड या पोलिनियम। तो इसका शब्द हो गया आर और आर्टिस्ट। इसके अलावा ये दूसरी बात यह है कि कुछ पौधों में जैसे टाइफस, टाइफा, इसमें क्या है कि ऐसे स्टेज हो गई नहीं बनाते, लेकिन अभी भी वो चतुष्क रूप में ही रहते हैं, अर्थात परागकोश के स्फुटन हो गया फिर भी वे अलग अलग नहीं हुए। ऐसे परागकणों को संयुक्त परागकण कहते हैं, संयुक्त परागकण कहते हैं। और वे जब वायु द्वारा, जल द्वारा, कीटों के द्वारा उनका जब प्रकीर्णन होता है और वे वहाँ पहुँचते हैं, स्त्री केसर के वर्तिकाल तक पहुँचते हैं, वहाँ जाकर अलग अलग होते हैं। ये यानी उनका परागण संयुक्त रूप में होता है, यहाँ पर वो संयुक्त रूप में पहुँचते हैं, इसलिए तो ये आपका टाइफा में संयुक्त परागण होते हैं। कभी कभी 4 या 4 से अधिक 5-7 परागण आपस में चिपक जाते हैं। अब है अगला पॉइंट है परागकोश का स्फुटन। परागकोश का स्फुटन यानी फटना, डेसेंस ऑफ एंथर। कैसे? जैसे सामने हमने कहा प्रत्येक एंथर में, प्रत्येक स्टेमन में 3 संरचना होती है। आधार का पतला भाग पुतंतु या डंठल फिलामेंट कहलाता है, ऊपर का भाग परागकोश कहलाता है जो सामने का द्विपालित होता है, और बीच के भाग को कहते हैं योजी। योजी और परागकोश। परागकोश जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो इसका स्फुटन होता है और परागकण मुक्त होते हैं, तो उसको कहने के लिए कहना चाहिए परागकण भरे रहते हैं। ठीक है, तो इसका स्फुटन जो है वो 5 तरीके से होता है। नंबर 1 अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ की स्फुटन यानी कि ऐसे फट जाता है, परागकण फट जाता है और परागकण मुक्त हो जाते हैं। दूसरा इसका उदाहरण देखेगा जैसे तुलसी में ऑसिमोम सेंटम। दूसरा आता है लंबवत। लंबवत अर्थात परागकोश में ऐसे लंबवत दरारें बनती हैं, और जब लंबवत दरारें बनती हैं तो परागकोश फट जाएगा और परागकण का होंगे मुक्त हो जाएगी। ये होगा लंबवत। लंबवत जैसे कपास में या धतूरा में लंबवत होता है। पहला तरीके किसके द्वारा है? अनुप्रस्थ के द्वारा, दूसरा है लंबवत के द्वारा, और तीसरा है शीर्षस्थ छिद्र द्वारा। परागकोश के शीर्ष भाग में छोटे छोटे छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं, इसे कहते हैं बायएपिकल पोर या शीर्षस्थ छिद्रों द्वारा। शीर्षस्थ छिद्रों द्वारा, ठीक है। जैसे मकोई, ये सोलेनम नाइग्रम कहलाता है, इसको हिंदी में कहते हैं मकोई, इसमें शिष्य हो जाए। और चौथा है कपाटी विधि द्वारा। कपाट बाय वाल्व, अर्थात परागकोश में वाल्व के समान संरचना उत्पन्न हो जाती है। ये परागकोश है तो यहाँ से वाल्व जो खिड़की से खुल जाती है, वाल्व को फट जाता है और यहाँ से परागकोश बढ़िया होते हैं, मुक्त होते हैं। इसी कपाटी बाय वेदी में ऐसा होता है।
ठीक है। और अनियमित जो है, हालांकि ये बुक में मेंशन नहीं है, इसका नाम है अनियमित। इसका मतलब है इसमें कोई सिस्टम नहीं है, कैसे भी हो सकता है, इर्रेगुलर। और ये जलीय पादप है नागास, उसमें पाया जाता है। तो इस प्रकार से परागकोश के स्फुटन जो है वो 5 विधि द्वारा होता है। नंबर 1 अनुप्रस्थ, ये अनुप्रस्थ है। नंबर 2 लंबवत, लंबवत दरार पैदा होती है, ऐसे पड़ जाता है। शीर्षक छिद्र, तीसरा यहाँ शीर्ष भाग में छिद्र पैदा होते हैं, परागकण यहाँ से बाहर निकलते हैं। कपाटी, जो मैंने बताया था कि परागकोश की जो पालियाँ होती हैं उनमें कपाट जिसे खिड़की से खुलती है वहाँ से परागकण निकलते हैं। और अनियमित में कोई एक फिक्स नियम नहीं होता। इस प्रकार से परागकोश का स्फुटन 5 तरीके से होता है। अगला पॉइंट है परागकण की संरचना। परागकण की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ परागकण। अब आपको जानने से पहले कि परागकण एक कोशीय होता है, एक कोशिकीय होता है, अगुणित होता है। अगुणित मतलब होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या संपूर्ण पादप के गुणसूत्रों की तुलना में आधी होती है। यदि जैसे मटर के पौधे में 2n बराबर 14 गुणसूत्र होते हैं, द्विगुणित होते हैं, 14 गुणसूत्र होते हैं जो कि 7 जोड़े में होते हैं, और तो उसमें बनने वाले परागकणों में 7 ही गुणसूत्र होंगे। ये कहलाएगा 2n द्विगुणित और परागकण होगा n अगुणित, यानी 7 गुणसूत्र। अब प्रश्न आता है कि परागकण किस संरचना। परागकण एक कोशीय होता है, अगुणित होता है और दो स्पष्ट परतों में इसकी भित्ति दो स्पष्ट, परागकण की भित्ति 2 स्पष्ट परतों में विभेदित होती है। 2 परतों में विभेदित अर्थात बटी होती है, विभेदित होती है। जो बाहरी परत है वह एक कठोर पदार्थ स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ध्यान से सुनना, जो बाहरी परत है वह एक कठोर पदार्थ स्पोरोपोलेनिन, यानी जो ये बाह्य चोल है, बाह्य भित्ति को बाह्य चोल या एग्जाइम कहते हैं, और आंतरिक परत को अंतःचोल, जिसको इंटाइन कहते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ बाह्य भित्ति की। बाह्य भित्ति जो कठोर है और विभिन्न प्रकार के संरचना पर होती है, इसका अलंकरण, ऑर्नामेंटेशन या बनावट अलग अलग प्रकार की होती है। किसी में जालीदार, किसी में उठदार, किसी में कट वाला, किसी में कांटेदार, यानी कि ये बाहरी परत की बनावट अलग अलग जातियों में अलग अलग होती है। और यह एक कठोर परत की बनी होती है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। इस शब्द पर विशेष ध्यान देना। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको इसके बारे में बताया था कि परागकण की बाह्य चोल या बाह्य भित्ति के निर्माण में स्पोरोपोलेनिन नाम का रसायन होता है, ठीक है, जिसकी जो जैविक और अजैविक कारकों से अपघटित नहीं होता। जैविक और अजैविक कारकों से अपघटित, जीवाणु, विषाणु या किसी अन्य जीव का तोड़ नहीं पाते हैं। और अजैविक में चाहे तापमान हो, चाहे दाब हो, चाहे अम्ल सार हो, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ तक कि अब तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं खोजा गया है जो कि इस परत को नष्ट कर दे। इसी स्पोरोपोलेनिन के कारण परागकण लाखों वर्षों तक भी जीवित रहता है, लाखों वर्षों तक जीवित रहता है। अर्थात अगर परागकण मिट्टी में दब भी गया, जीवाश्म रूप में 10, 20, 50 साल, 100 साल, 1000 साल बाद इसको खोद के निकला और परागण कराएं तो ये अंकुरित हो जाता है और निषेचन करने में सक्षम होता है। तो वो उसका नाम है स्पोरोपोलेनिन, और इसका निर्माण आपको बता दें एपिटर्म कोशिकाओं द्वारा होता है। आंतरिक परत जो है वह सेलुलोज प्लस पैक्टिन का बना होता है, जो एक समान होता है, वृत्ताकार होता है। एक बात और गौर करने की बात है, बाह्य परत जो बाह्य चोल है, स्पोरोपोलेनिन है, वह
सतत नहीं होता, लगातार नहीं होता, अर्थात बीच में पहले 1, 2 या 3 इन जगह पर गैप है, अंतराल है। इसके अलावा यहाँ पर इसको कोलिन नहीं पाया जाता। इन स्थानों को जनन छिद्र कहते हैं, जनन छिद्र या जन्मपोल। जब परागण अंकुरित होता है तो इन्हीं स्थानों से परागनलिका विकसित होती है, परागनलिका विकसित होती है। तो ये परागण की संरचना है। अब एक और चीज है, जो पादप कीट परागित होते हैं, अर्थात जिनका परागण कीटों के द्वारा होता है, उनके इस बाह्य चोल में, अर्थात जो बाहरी चोल है इसमें तेलीय परत होती है, ऑयली लेयर, तेलीय परत भी पाई जाती है, तेली परत पाई जाती है, ऑयली लेयर, जिसे परागकिट अर्थात पॉलन किट कहते हैं, पॉलन किट कहते हैं, जो परागकण को चिकना बनाए रखता है। इसकी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है और कीटों के पंख या पैरों से चिपकने में मदद करता है। और अर्थात कीट परागित कोशिका में एक परागकण के बाहर तेली परत होती है, इसको परागकिट कहते हैं, जो तेली परागण में सहायता करता है और साथ साथ इसकी पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा भी करता है। एक चीज और है, इस जो बाह्य चोल में जो गर्त दिख रहे हैं, गर्त, उभार, इन उभार गर्त में युग्मकोद्भिद या टैपिटम कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न एक विशेष प्रोटीन पाया जाता है। इस गर्त में एक विशेष प्रोटीन पाया जाता है। जब परागकण नमी ग्रहण करता है, जल को अवशोषित करता है, तो इन गर्तों में जल या नमी के पहुंचने पर वह प्रोटीन बाह्य सतह पर आ जाता है, उभर जाता है। जैसे यहाँ गर्त है, ये इसमें प्रोटीन है और जैसे नमी के जो प्रोटीन बाहर आ जाता है और वह प्रोटीन फिर हवा में उड़ जाता है, जिससे एलर्जी होती है। इसलिए आप कई बार देखा होगा कि जब हम किसी बाग बगीचे में घूमते हैं, फुलवारी में घूमते हैं और हम सोने की कोशिश करते हैं, तो सूंघते समय यही प्रोटीन हमारी नाक में घुस जाता है, नाक में घुस जाता है, जिससे हमें छींक आती है, खांसी हो जाती है, ठीक है, श्वसन संबंधी, ठीक है, इसी कहते हैं श्वसन एलर्जी का कारण बनता है, जिसे बुखार भी आ सकता है, उसे हे फीवर कहते हैं, हे फीवर कहते हैं। तो बात बता दूं, परागकण के बाह्य चोल के गर्त में उपस्थित प्रोटीन नमी प्राप्त करके तो सतह पर आ जाता है और वह हवा में उड़ जाता है। वैसे भी बगीचे में जाता है तो कहीं को छींक आती है, खांसी हो जाती है, और यदि कोई वैसे नहीं हुआ और कोई फूल को सूंघ लेता है तो यह प्रोटीन उसकी नाक में घुस जाता है, तो छींक, खांसी या श्वसन संबंधी एलर्जी का कारण बनता है, इसलिए जो है और बुखार आता है, इसे हे फीवर कहते हैं। एक यही गलत काम है। एक और काम है, आपने देखा होगा कि जंतुओं में या पौधों में परागण या निषेचन स्वजाति होता है, जैसे इंसान का, पशु में, शेरों में, हाथ का हाथ में, उसके मटर का मटर में, सरसों का सरसों में। ये भी सरसों के परागण मटर में जाकर निषेचन क्रिया करते हैं, ये संभव नहीं। तो कैसे संभव? प्रकृति में तो सभी पौधे एक साथ उगते हैं, या हम एक ही खेत में अलग अलग बोलते हैं, लगभग कई में फूल एक समान आते हैं, परागण एक समान परिपक्व होते हैं एक समय में। तो कैसे हुआ? माना मटर के परागण सरसों के वर्ती काल पर पहुंच जाते हैं और वो यहाँ अंकुरित हो जाएंगे और निषेचन कर लेंगे, तो क्या बनेगा? इसलिए ये जो इन गर्त में उपस्थित प्रोटीन का जिक्र मैं कर रहा था, वह प्रोटीन पराग स्त्री केसर संकर्षण या अन्योन्य क्रिया भी कहते हैं। इसको संकर्षण भी कहते हैं और अन्योन्य क्रिया, अंग्रेजी में आता है पॉलन क्रिस्टल इंट्रैक्शन, अर्थात अपनी ही जाति के परागणों को वह वर्तिकाल में पहचान लेता है कि ये स्वजाति है। अगर स्वजाति है और योग है तो वह उसको आगे बढ़ने के लिए पराग नलिका का परिवर्तन और निषेचन के लिए प्रेरित करेगा, और यदि वह विजाति है तो वह उसको अंकुरित होने ही नहीं देगा, नष्ट कर देगा। इसी घटना को पराग स्त्री केसर अन्योन्य क्रिया या पराग स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं। पॉलन
क्रिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि इस अब एक चीज़ और है कि जो परागकण है, हमने पहले लिखा था कि और एक कोषीय होता है, यूनिसेलुलर या एक कोषीय होता है, हैप्लॉइड यानी कि अगुणित होता है। इसका मतलब है इसमें मात्र पौधे की तुलना में कोषों ठीक आधे होते हैं। हकीकत में यह परागकण नर युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका है। नर युग्मकोद्भिद अर्थात मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका है। जब यह अंकुरित होता है परागकण, ठीक है, और उसके बाद 2 कोशिका 2 से 3 कोशिका में, तब उससे नर युग्मक बनते हैं। तो नर युग्मकोद्भिद की पहली शुरुआत कौन सी है? परागकण। और अंकुरित परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा, और अगर नहीं आया तो आप व्हाट्सएप पर बताएं कि क्या दिक्कत है, और उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें।